नमस्कार, एनी मैनी चैनल में आपका तह दिल से स्वागत है। तो आज है 25 मार्च। तो आज के करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हम देखेंगे आज के दिन का महत्व। तो राष्ट्रीय सम्मान पदक दिवस आज के दिन ही मनाया जाता है। 25 मार्च को नेशनल मेडल ऑफ ऑनर दिवस सभी मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तिकर्ताओं को सम्मानित करता है। मेडल ऑफ ऑनर संयुक्त राज्य अमेरिका में वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है और इसे 1861 में बनाया गया था। तो राष्ट्रीय सम्मान पदक दिवस 25 मार्च को मनाया जाता है। और साथ में कहना चाहूँगी, प्लीज़ एनी मैनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है? अकॉर्डिंग टू द इंडिया Bioeconomy Report 2025, India bioeconomy has grown to how many billion dollar in 2024? A 165.7 billion dollar, B 175.7 billion dollar, C 185.7 billion dollar या D 195.7 billion dollar। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A 165.7 बिलियन डॉलर। भारत की जैव अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2024 में ये 165.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। जैव अर्थव्यवस्था में कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और औद्योगिक जैव प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। यह रिपोर्ट भारत की इस क्षेत्र में प्रगति को दर्शाती है। इंडिया बायोइकोनॉमी इज रैपिडली ग्रोइंग, रीचिंग 165.7 बिलियन डॉलर इन 2024। द बायोइकोनॉमी इंक्लूड वेरियस सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंडस्ट्रियल बायोप्रोसेसिंग। दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स इंडिया continuous progress in this field. India bioeconomic hit $165 billion. Dr. Jitendra Singh launched Biosaarthi and Bioeconomy report. दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब गुणवत्ता के स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? Recently, the central government has imposed what percentage of tariff to stop the increasing import of poor quality steel from countries like China and South Korea? A 5%, B 6%, C 10%, D 12%। तो इसका जो सही उत्तर है वो है D 12%। भारत सरकार ने चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आयात के लिए जाने वाले निम्न गुणवत्ता वाले स्टील को रोकने के लिए 12% टैरिफ लगाया है। इसका उद्देश्य घरेलू स्टील उद्योग की रक्षा करना और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादन को बढ़ावा देना है। The Indian government has imposed a 12% tariff to curb the import of low-quality steel from China and South Korea. The goal is to protect the domestic steel industry and encourage the production of high-quality steel. तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता भेजी? Recently, in view of the flood situation in which country India has sent humanitarian aid there?
ए इंडोनेशिया, बी बोत्सवाना, डी दक्षिण अफ्रीका, डी अर्जेंटीना। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी बोत्सवाना। भारत ने बोत्सवाना में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए मानवीय सहायता भेजी है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को आवश्यक मदद देने में सहायता मिलेगी। इंडिया हैज सेंट humanitarian aid to Botswana due to severe flooding. This will help provide relief materials to affected area and assist people in need. India sent humanitarian aid to flood hit Botswana. चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है? रिसेंटली इंडिया हैज़ प्रेजेंटेड इट्स बिड टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2030 इन विच सिटी? ए सूरत, बी लखनऊ, सी पटना, डी अहमदाबाद। सही उत्तर है इसका डी अहमदाबाद। भारत ने अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए प्रस्तावित किया है। अगर भारत को ये मेजबानी मिलती है तो ये देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इंडिया हैज़ प्रपोज्ड अहमदाबाद एज द होस्ट सिटी फॉर द 2030 कॉमनवेल्थ गेम। If India secure to hosting rights, it will be historic moment for the country. तो इसमें ये पता चलता है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम है। देखिए आयोजन कहाँ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को शहीद दिवस मनाया गया है? On which date was शहीद दिवस celebrated recently? ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च या डी 23 मार्च। तो सही उत्तर है इसका डी 23 मार्च को। तो 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। 23rd March is observed as Shaheed Divas in India to honor Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru who were executed by the British on this day. तो सभी को मालूम है कि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। 1931 में ये हुआ था, जो कि डेट इनकी एक दिन बाद की थी, लेकिन इनको डर के कारण जब लोग इकट्ठा हो गए थे जेल के बाहर तो अंग्रेज़ों ने जल्दी से जल्दी इनको 23 मार्च को ही फांसी दे दी थी। और हिस्ट्री में ये भी है कि कहते हैं कि इनकी डेड बॉडीज़ भी इनकी फैमिली को नहीं दी गई थी, उनके टुकड़े करके यमुना नदी में बहा दिए गए थे। तो इसी याद में शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में आदि रंग महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज ऑर्गेनाइज्ड आदि रंग महोत्सव? ए भारतीय संगीत नाटक अकादमी, बी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सी साहित्य अकादमी या डी भारतीय फिल्म संस्थान। तो सही उत्तर जो है वो है बी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आदि रंग महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा देना और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। आदि रंग महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा to promote tribal artists to preserve their culture heritage. आदि रंग महोत्सव। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है? Which of the following is the theme of World Water Day 2025? A. Glacier conservation. B. Water recycle. C. Climate change. या D. Water pollution control. सही उत्तर है इसका ग्लेशियर कंजर्वेशन। वर्ष 2025 के विश्व जल दिवस का थीम ग्लेशियर संरक्षण है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। द थीम ऑफ World Water Day 2025 is Glacier Conservation, which focus on the issue of rapidly melting glacier due to climate change. 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और थीम था ग्लेशियर प्रिजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन। 8वां क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? According to the World Happiness Index 2025, which country is the happiest country in the world for the 8th time? तो 8 साल से 8 बार वर्ल्ड में खुशहाली जो इंडेक्स में जारी हुआ जो कंट्री है वो 8 साल से लगातार कौन सी है? ए नॉर्वे, बी फिनलैंड, सी अमेरिका, डी स्विट्ज़रलैंड। सही उत्तर है इसका बी फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस्ट कंट्री फॉर 8th टाइम। फिनलैंड लगातार 8वीं बार विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। यह देश की उच्च जीवन गुणवत्ता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा के कारण संभव हुआ है। फिनलैंड हैज़ बीन रैंक्ड द हैप्पीनेस्ट country in the World Happiness Index for the 8th consecutive time. This is due to its high quality of life, excellent healthcare and social security. 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित देश ने निःशुल्क जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है? Recently, which state union territory has started a mobile dental clinic for free checkups? A. दिल्ली, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। तो सही उत्तर है इसका ए दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार ने निःशुल्क दंत चिकित्सा जांच के लिए एक मोबाइल डेंटल क्लिनिक शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य गरीबी और वंचित लोगों को उचित दंत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल डेंटल क्लिनिक फॉर फ्री चेकअप। द एम इट्स टू प्रोवाइड प्रॉपर डेंटल केयर टू पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? Which of the following countries will host the 11th Asian Swimming Championship 2025? A. सिंगापुर, बी टोक्यो, सी इंडिया, डी फ्रांस। सही उत्तर है सी इंडिया। भारत की 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है। ये आयोजन देश में तैराकी खेलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। India has been chosen the host of 11th Asian Swimming Championship 2025. This event will be help promote swimming sports in the country. 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व साक्षर रोग यानी टीबी दिवस मनाया जाता है? On which of the following dates is World Tuberculosis TB Day celebrated every year? A. 23 मार्च, बी 24 मार्च, सी 25 मार्च या डी 26 मार्च। तो इसका सही उत्तर है बी 24 मार्च को।
विश्व साक्षर रोग टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ल्ड Tuberculosis TB Day is observed on 24th March. This day focuses on raising awareness about TB and the effort taken to eliminate these disease. 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का सत्र जमैका में शुरू हुआ है। Recently the session of the International Seabed Authority ISA has started in Jamaica. A 28th, B 29th, C 30th या D 31st। सही उत्तर है C 30th। जमैका में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण में का 30वां सत्र शुरू हुआ। इस बैठक में समुद्री संसाधनों के सत उपयोग और गहरे समुद्र में खनन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। The 30th session of the International Seabed Authority has begun in Jamaica. This meeting will be discuss the sustainable use of marine resources and deep sea mining issue. 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस देश की 9वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में हुई? Recently, the 9th Defence Policy Dialogue between India and which country was held in New Delhi? A. America, B. Australia, C. Japan, D. Russia। तो इसका जो सही उत्तर है वो है B. ऑस्ट्रेलिया में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा की है। The 9th Defence Policy Dialogue between India and Australia was held in New Delhi. The meeting focused on strengthening defence cooperation and enhancing security in the Indo-Pacific region. 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? What is the object of वतन को जानो program organized recently by the Jammu and Kashmir government? A. जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश के मुख्य धारा से जोड़ना। B. केवल जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करना। C. केवल जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देना या D. केवल जम्मू कश्मीर में शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है A. जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश के लिए मुख्य धारा से जोड़ना। टू कनेक्ट द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश से अन्य हिस्सों में जोड़ना और उन्हें भारत के समृद्ध संस्कृति, परंपरा और विकास के बारे में जागरूक कराना है। The वतन को जानो program aim to connect the youth of Jammu and Kashmir with the rest of the country to make them aware of India rich culture, traditionals and development। 15वां क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ ने 21 मार्च को दिल्ली में कौन सी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? Which maritime security dialogue did India and the Europe Union hold in Delhi on 21st March? A. फर्स्ट, B. सेकेंड, C. थर्ड, D. फोर्थ। सही उत्तर है D. फोर्थ। भारत और यूरोपीय संघ ने 21 मार्च को चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की। इस बैठक में हिंद महासागर क्षेत्र के नौवहन सुरक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। India and the European Union held the fourth Maritime Security Dialogue on 21st March. The meeting focused on strengthening navigation security and maritime cooperation in the Indian Ocean region. 16वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? Which
of which state was the first in India to implement national e-Vidhan application? ए मध्य प्रदेश, बी नागालैंड, सी गुजरात, डी राजस्थान। सही उत्तर है इसका बी नागालैंड द्वारा। कागज रहित वित्तीय प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली दिल्ली भारत की 28वीं विधायक बन गई है। नागालैंड 2022 में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला पहला राज्य था। दिल्ली विधानसभा ने 22 मार्च 2025 को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नीवा डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन एप्लीकेशन विजन को प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया। इसका प्रबंध केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान का छठा संस्करण कैच द रेन 2025 का पहल किस राज्य से शुरू की गई है? द 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इनिशिएटिव was launched in which state? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ए हरियाणा। जल शक्ति अभियान का छठा संस्करण कैच द रेन 2025 विश्व जल दिवस 22 मार्च 2025 को पंचकुला हरियाणा में शुरू किया गया। ये भारत भर में 148 जल तनावग्रस्त जिलों पर केंद्रित है। ये पहली बार था जब अभियान नई दिल्ली के बाहर शुरू किया गया। यह जल संरक्षण जागरूकता और समुदाय भागीदारी को बढ़ावा देता है। अभियान मौसम में चलता है। इस पहल को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के साथ साझेदारी में शुरू किया। 2025 अभियान का विषय जल संरक्षण के लिए लोगों की कार्रवाई सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देना है। 18वां क्वेश्चन है, होमरूज जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? द स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट विच टू वाटर बॉडीज? ए लाल सागर और मध्य भूमध्य सागर, बी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, सी अरब खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, डी काला सागर और कैस्पियन सागर। सही उत्तर है बी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी और रेड सी, और जो ये गल्फ है पर्शियन गल्फ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तनाव के बीच में ईरान ने होमरूज जलडमरू मध्य के पास क्रेटर टुनबल, लेस्टुन और आबू मूसा के विवादित द्वीपों पर मिसाइल सिस्टम स्थापित किए। होमरूज जलडमरू मध्य ईरान और अरब प्रायद्वीप विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात UAE और मुसंदम ओमान के बीच एक संस्करण जलमार्ग है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। आप जैसे देख ही सकते हैं पिक्चर में, ईरान उत्तरी तट पर है जबकि UAE दक्षिण तट पर है। जल डमरू मध्य 127 किलोमीटर लंबा है जिसकी चौड़ाई 39 से 95 किलोमीटर तक है। ये उत्तरी की ओर संकीर्ण होने के बावजूद बड़े जहाज़ों के गुजरने को अनुमति देता है। जल डमरू मध्य में प्रमुख द्वीपों में हैगाम, होमरूज और किशिम शामिल है। होमरूज जल डमरू मध्य एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग है जहां से दुनिया की 30% तरलीकृत गैस और 25% तेल गुजरता है। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सीथिया रोजमेलेंसिस क्या है? What is the Cythia rosmelanis that was recently seen in the news? ए उष्णकटिबंधीय फूल वाला पौधा, बी एक प्रकार का वायरस, सी मीठे पानी का शैवाल की नई प्रजाति, या डी पारंपरिक चिकित्सा। सही उत्तर इसका सी मीठे पानी की शैवाल की नई प्रजाति। पिक्चर में देख सकते हैं
शोधकर्ताओं ने केरल के कोल्लम जिले में रोजमाला में एक नई मीठे पानी की शैवाल प्रजाति सिथिया रोजमेलिसिस की खोज की। इसका नाम रोजमाला के नाम पर रखा गया है जहां पर पाया गया है। सिथिया प्रजाति भारत में अत्यंत दुर्लभ है। हिमालय से पहले केवल एक ही रिपोर्ट की गई थी। सिथिया रोजमेलिसिस केवल दक्षिण पश्चिमी घाट में प्रलेखित है, जो एक अद्वितीय भौगोलिक क्षेत्र है। सिथिया जीनस की अन्य प्रजातियां जैसे एस अस्मिका, एस इंडोनेपिलिसिस और एस डिस्पर्सा असम, नेपाल, इंडोनेशिया, ताइवान और हवाई द्वीप समूह में व्यापक वितरण है। हमारा 20वां और आखिरवां क्वेश्चन है, 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य से हैं? विनोद कुमार शुक्ला हु वॉन द 59th जनपद अवार्ड बिलोंग टू विच स्टेट? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो सही उत्तर है इसका सी छत्तीसगढ़ राज्य से। हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला सिलेक्ट फॉर 59th जनपद अवार्ड। छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। वह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और 12वें हिंदी लेखक हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और उर्दू के लिए गुलजार को दिया गया। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ज्ञानपीठ और मूर्ति देवी पुरस्कारों का प्रबंधन करता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जे.एस. क्रूप को दिया गया था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल 88 वर्ष के हैं और उन्होंने जबलपुर में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की है। उनका पहली कविता संग्रह लभाग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। पिक्चर देख सकते हैं आप विनोद कुमार शुक्ला जी की। तो इसी तरह हमारा आज की वीडियो समाप्त होती है और इसी तरह हमारी वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है आपका। और प्लीज़ एनीमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और हमारे वीडियो को अभी देखने के लिए बहुत धन्यवाद और इसी तरह आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।